नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कथन और निष्कर्ष के प्रश्न जो है वो बार बार गलत क्यों होते हैं। अगर 10 प्रश्न आप इसके सॉल्व करते हैं तो आप ध्यान देंगे कि 5 प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं, 5 ही प्रश्न आपके सही हो पाते हैं। तो क्यों ये प्रश्न गलत हो जाते हैं, इनके पीछे कारण क्या है और इन कारणों को कैसे दूर किया जाए कि हमारे प्रश्न 10 में 10 आसानी से सही हो जाए। तो इनके लिए कुछ ट्रिक है और वो ट्रिक बिल्कुल अनोखे हैं। अनोखे इसलिए क्योंकि आपको ये सारे ट्रिक्स और भी कहीं भी किसी किताब में किसी भी YouTube चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले कथन और निष्कर्ष, कथन और पूर्वधारणा, कथन और तर्क और भी इस तरह कई टाइप के प्रश्न हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। उन अंतरों को भी अगर आप नहीं समझेंगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। इसलिए यहां पर तो फिलहाल मैं कथन और निष्कर्ष ही की बात करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले देख लीजिए, प्रश्न इस तरीके का होता है जिसमें एक कथन दिया गया होता है। कथन कभी कभी 1 और कभी कभी 2 होता है। उसके बाद निष्कर्ष 2 होते हैं सामान्यतः, या कभी कभी विकल्प के रूप में 4 भी होते हैं। तो निष्कर्ष 2 होते हैं, उसमें से बताना होता है इस कथन के आधार पे कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहला निकाला जा सकता है या केवल दूसरा निकाला जा सकता है, या दोनों निकाला जा सकता है, या दोनों में से कोई एक निकाला जा सकता है, या दोनों में से कोई नहीं निकाला जा सकता। ऐसा कुछ विकल्प लिखा रहता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि गलत क्यों होते हैं ये प्रश्न। तो इनके लिए कुछ ट्रिक हैं। इन ट्रिक्स का अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये प्रश्न गलत होंगे। तो ट्रिक्स तो है ही, इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपकी किताबें हैं जिससे आप कथन निष्कर्ष के प्रश्न पढ़ते हैं, सबसे पहली बात कि इन टॉपिक्स पे बहुत ही कम पेज दिए गए होते हैं। यानी कि 2 ही पेज में, 1 ही पेज में, 3 ही पेज में कथन निष्कर्ष को निपटा दिया जाता है। जहां की अन्य टॉपिक्स को 5, 6, 10, 12, 15 पेज में लिखा जाता है, इस टॉपिक्स को बहुत कम पेज में निपटाया जाता है। या जिस किताब से पढ़ते हैं उसकी दूसरी खामी यह होती है कि उसमें व्याख्या भरपूर नहीं दी गई होती है। व्याख्या के नाम पर बस इतना ही लिख दिया जाता है कि प्रथम निष्कर्ष गलत है, द्वितीय निष्कर्ष सही है, या दोनों गलत है, दोनों सही, ऐसा ही बस लिख दिया जाता है, काम हो जाता है। तो इस तरीके से विद्यार्थी के मन में कोई अवधारणा नहीं विकसित हो पाती है कि निष्कर्ष गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो क्यों सही है। इसके बारे में विस्तार से व्याख्या नहीं दी जाती है और प्रश्न भी थोड़े से कम पाए जाते हैं। तो व्याख्या का कम दिया जाना या न दिया जाना ही इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि विद्यार्थियों की कोई अवधारणा नहीं बन पाती और फिर वो बार बार प्रश्न को गलत करते हैं। तो जिस भी किताब को आप खरीदिए उसमें देख लीजिए कि कथन निष्कर्ष के जो प्रश्न है उसमें व्याख्या लिखा है। और लिखा है तो क्या लिखा, कहीं ऐसा तो नहीं बस प्रश्न को उतार दिया और लिख दिया कि कथन निष्कर्ष 1 सही है या केवल 2 सही है, इतना लिख दिया है तो वह किताब सही नहीं है। तो इसके ट्रिक क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कॉमन सेंस सबसे बड़ा ट्रिक जो है आपका कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस का मतलब आपकी सामान्य बुद्धि, आपकी सहज बुद्धि। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। किसी का थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड थोड़ा तेज होता है, कॉमन सेंस थोड़ा तेज होता है, किसी का थोड़ा सा कमजोर होता है। तो जिसका थोड़ा सा तेज होगा तो उसको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सामान्यतः 10 में से 9, 8 प्रश्न सही कर ले जाएगा। लेकिन जिसका कॉमन सेंस ठीक नहीं काम कर रहा है, अधिकतर उसके प्रश्न गलत हो जा रहे हैं। 3 प्रश्न है तो 2 गलत हो जा रहे हैं, कभी 3 में 3 गलत हो जा रहे हैं, तो वो घबराए ना। उसका भी कॉमन सेंस ठीक हो सकता है, सहज बुद्धि ठीक हो सकती है। कैसे? तो इसके लिए आपको भरपूर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि 10 प्रश्न लगा लिए आपका प्रश्न सही होने लगेगा। ऐसा नहीं कि बस ट्रिक्स पढ़ लिए आपको उसके बाद तुरंत सारा प्रश्न आपका सही होने लगेगा। प्रश्न आपके गलत होंगे, ये स्वाभाविक है, घबराना नहीं है। प्रैक्टिस को जारी रखना है। लेकिन कैसे प्रैक्टिस को जारी रखना है? केवल ऐसे किताब से उत्तर नहीं देखना है जिसमें व्याख्या ही न दिया गया रहा। ऐसा किताब या ऐसा वीडियो देखिए जिसमें व्याख्या दिया गया रहा। तो कि जब व्याख्या आप देखेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉमन सेंस भी विकसित होगा और आपके प्रश्न सही होने लगेंगे। और कम से कम ऐसे 50 प्रश्न तो आप हल ही कर लीजिए कम से कम। तो पहला ट्रिक हो गया कॉमन सेंस। अब अतः इसलिए ट्रिक ये क्या है, तो कथन को बोलने के बाद अतः या इसलिए बोलकर निष्कर्ष को पढ़िए। अगर वाक्य सही लग रहा है तो निष्कर्ष सही है, नहीं लग रहा है तो निष्कर्ष गलत है। कहने का मतलब यह है, जैसे कथन को पढ़िए, उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं, इसीलिए सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योगों द्वारा नष्ट किए जाते हैं। ये वाक्य सही लग रहा है तो सही, नहीं तो गलत निष्कर्ष होगा। ये ट्रिक हुआ। नॉर्मलाइजेशन ट्रिक क्या है, तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी प्रश्न परीक्षा में जो है कथन जो है 6 लाइन 8 लाइन का होता है, बड़ा बड़ा होता है, और उसमें भी
सोने पे सुहागा तब हो जाता है जब उसमें कठिन कठिन शब्दावलियों का इस्तेमाल किया जाता है। आसान शब्द को भी, आसान बात को भी बहुत घुमा फिरा के और बहुत कठिन शब्दावली में लिखा गया रहता है। तो आपको क्या करना रहता है, उसका नॉर्मलाइजेशन कर दीजिए, यानी उसको आसान भाषा में, अपने ठेठ भाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में उसको आप कोशिश करें कि 2-4 शब्दों में ही आपका काम सिमट जाए, यानी उसको सारांश कर दीजिए। क्योंकि बार बार आप कथन पढ़ेंगे, निष्कर्ष पढ़ेंगे तो आपका समय नुकसान होगा। तो आप कथन को एक सामान्य सी बात में पिरो दीजिए जिससे कि उसकी सारी बातें समाहित हो जाए। ये बहुत 1-2 सेकंड में हो जाता है। ये नहीं कह रहा हूं कि आपको विस्तार से सारांश लिखना है, आगे हम लोग देखेंगे कैसे। यानी कहने का मतलब यह है कि कठिन कथन है तो उसको आप अपनी भाषा में आसान बोलकर उसके बाद निष्कर्ष पढ़ के चेक कर लीजिए कि निष्कर्ष सही है या गलत है। अगला ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें लिखा है 100% अगर कोई किसी बात को कह रहा है तो वो ज्यादा उम्मीद है कि रॉन्ग होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि सूरज पूरब में निकलता है तो 100% सही है, लेकिन ज्यादातर का मतलब 95% से ज्यादा की बात हो रही है। 95% से ज्यादातर मामलों में 100% बात को कहने वाले लोग गलत साबित होते हैं। जैसे कोई कह दे कि कल कोचिंग खुलेगा, 100% खुलेगा, लेकिन पता चल जाए कल बारिश तूफान आ जाए और कोचिंग ना खुले तो मैं झूठा हो जाऊंगा। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि 100%। तो ज्यादातर जिसमें केवल कह दे कि सभी, केवल इस समस्या के केवल यही उपाय है, तो केवल यही उपाय है कह दिया गया तो ज्यादा उम्मीद है कि वो गलत होगा, क्योंकि किसी भी समस्या के कई उपाय हो सकते हैं। तो जो 100% या किसी बात को बहुत कठोरता से कहा जाए, संयमित भाषा का प्रयोग न किया जाए, तो वो ज्यादातर निष्कर्ष गलत होने की तरफ इशारा करते हैं। यानी हमेशा नपे तुले शब्दों में जो बात कथन निष्कर्ष बोले, नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करे संभल कर, तो ज्यादा उम्मीद है कि वो निष्कर्ष सही की तरफ जा रहा है। अब सबसे बड़ा ट्रिक ये, इसको मत भूलिएगा, इसको भूलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कथन से ना कि मन से, सबसे बड़ा ट्रिक है। कथन और निष्कर्ष की सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि कथन से आपको निष्कर्ष निचोड़ना है, न कि मन से। आपके मन में तो ढेरों सारे तथ्य हैं, दुनिया भर के जीएस आपके दिमाग में भरा हुआ है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करना है। कथन में लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा है तो अपने दिमाग से नहीं निकालना है, उत्तर तो अपने मन ही से देना है। लेकिन जो तथ्य दिए गए हैं उन तथ्यों को अगर कथन में लिखा गया तब तो निष्कर्ष ठीक है, अगर वो तथ्य कथन में नहीं है तो आपको अपने दिमाग से प्रयोग नहीं करना। ये सबसे बड़ा ट्रिक है, इसको मिस करेंगे तो आपका सारा प्रश्न गलत ही होता जाएगा। और ये भी याद रखिए, कथन को हमेशा सही मानना है, कथन भले ही गलत रहे। देखिए, कथन को सदैव सही माने, कथन को क्या करे, सदैव सही माने। अगर कथन में लिख दिया है कि भारत की जनसंख्या 50 लाख है तो 85 लाख मानिए, ये मत सोचिए कि वो गलत है। कथन में लिख दे कि सच बोलने वाले हमेशा धोखा खाते हैं, या ये भी बोल दे कि झूठ बोलने वाले हमेशा धोखा खाते हैं, तो गलत आपकी नजर में वो बात हो या सही हो, लेकिन कथन को आप सदैव सही मानिए और सही मानकर ही निष्कर्ष निकालिए। चाहे तथ्यात्मक रूप से उसमें आंकड़ा गलत भी लिखा है, तभी उस गलत आंकड़े के हिसाब से ही आप निष्कर्ष तक पहुंचिए। अगली बात, निष्कर्ष कथन से निचोड़। अभी मैंने बताया था, उसी बात को फिर से कर रहा हूं। कथन मन से हो, कथन आपके मन से ना हो, कथन निष्कर्ष कथन से हो, मन से ना हो। उसी बात को यहां पे फिर से लिखा गया, निष्कर्ष कथन से निचोड़े, न कि अपने पूर्व ज्ञान से या अपने मन से। शब्दों पर विशेष ध्यान दें। देखते हैं एक एक शब्दों का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक शब्द गलत प्रयोग हुआ और आपका तर्क, आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। एक शब्द ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उसी शब्द को ध्यान से न पढ़ने के चलते आपका निष्कर्ष गलत होना होगा तो सही होने वाला होगा तो गलत हो जाएगा। तो अगला बात है, प्रश्न गलत होने पर भी घबराए नहीं। यानी जब प्रैक्टिस करें, घर की बात हो रही है, परीक्षा हाल में नहीं, परीक्षा में तो आपको प्रश्न सही करना है। घर की बात हो रही है, जब घर पे प्रैक्टिस करते हैं या किसी लाइब्रेरी में प्रश्न कॉल करते हैं या ऑनलाइन प्रश्न कॉल करते हैं, तो गलत हो तो घबराए नहीं, आपकी गलती थोड़ी ना है ये प्रश्न गलत हो रहा है। आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है, किसी अच्छे किताब की गलती है, आपके टीचर की गलती है। आपको क्या करना है, घबराना नहीं है। प्रश्न तो गलत हो गया कोई बात नहीं, उसकी व्याख्या देखिए कि मैंने क्या सोचकर उत्तर टिक किया था और इसमें क्या उत्तर व्याख्या है, तो उसके हिसाब से धीरे धीरे आपका माइंडसेट तैयार होगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका प्रश्न सही होने लगेगा। भले ही 10 में 10 ना हो रहा है, लेकिन 10 में 9 होने लगेगा। कथन में दो शब्दों का निष्कर्ष में आपस में संबंध होता है। जैसे अगर कहेगा कि धनी व्यक्ति सुखमय जीवन जीता है, तो नीचे निष्कर्ष क्या निकल जाएगा कि धन और सुखमय जीवन का आपस में संबंध है। जैसे रोज सेब खाने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है, तो नीचे रहेगा सेब का स्वास्थ्य से
संबंध है, तो ये निष्कर्ष सही रहेगा। यानी कि कथन में जो दो शब्द दिया गया रहेगा तो निष्कर्ष में अगर लिखता है कि आपस में संबंध है तो ऐसा निष्कर्ष सही होगा। ये भी ट्रिक की तरह याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने भर भर के ट्रिक लाया है आपके लिए। आपको किसी किताब में सारे ट्रिक नहीं मिलेंगे, इसमें से एक आध जरूर मिल जाएंगे, लेकिन सारे ट्रिक इस तरीके से नहीं मिलेंगे। अगर किसी निष्कर्ष में किसी शोध का हवाला दिया जाए, वैज्ञानिक शोध का हवाला दिया जाए, किसी तथ्य को रखा जाए, आंकड़ा रखा जाए और किसी कथन बहुत संतुलित भाषा में लिखा जाए। संतुलित भाषा का मतलब कि सामान्यतः देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन इसे हम अगर नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करें, संतुलित भाषा का इस्तेमाल करें, संभल के शब्दों को चुनाव करें, तो ऐसा निष्कर्ष राइट आंसर यानी कि निष्कर्ष सही होता है। याद रखिएगा, शोध, वैज्ञानिक तथ्य, संतुलित भाषा। अब देखिए यहां पर मैंने शुरू में बताया था कि कथन, निष्कर्ष कथन से होना चाहिए, न कि अपने मन से, लेकिन इसका यहां पे अपोजिट बात की जा रही है, उल्टा बात की जा रही है। कथन से ये नहीं कि एकदम कथन में जो लाइन टू लाइन लिखा गया एकदम वही निष्कर्ष में रहेगा। कथन के थोड़े आस और पास का, यानी आसपास की बातें, थोड़ी बहुत आसपास की बातें भी सही होंगी, लेकिन एकदम विदेश की बातें नहीं। यानी कथन के आसपास की बातें तो सही हो जाएंगी जो थोड़ा सा उससे रिलेट करती हैं, हल्का फुल्का, लेकिन बहुत दूर कथन से अलग बात की जाएगी तो वो निष्कर्ष सही नहीं होगा। अब देखिए, ओवर स्मार्ट न बने, अपने आप को आइंस्टीन की तरह। बहुत छात्र ऐसे होते हैं, बहुत तीव्र दिमाग के होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग भी आइंस्टीन वाला लगा देंगे तो आपका प्रश्न गलत होगा, क्योंकि उसमें भी एकदम मीन मेक निकाल देंगे, अपवाद वाली बात करने लगेंगे, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो ऐसा वाला दिमाग लगाएंगे तो आपका निष्कर्ष हमेशा गलत निकलेगा। मध्यम माइंडसेट से, एग्जामिनर के माइंडसेट से आपको उत्तर देना पड़ेगा। निष्कर्ष कथन से न बड़ा हो न छोटा हो। अगर कथन में बोला है कि सभी पुलिस वाले ईमानदार होते हैं तो निष्कर्ष में सभी निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा कुछ पुलिस वाले ईमानदार होते हैं। अगर कथन में कहा कुछ पुलिस वाले ईमानदार होते हैं तो निष्कर्ष ये कभी नहीं सही होगा कि सभी पुलिस वाले ईमानदार होते हैं। यानी निष्कर्ष जो है कथन से न बड़ा होना चाहिए और न ही छोटा होना चाहिए। और ये बात तो सब लोग जानते हैं कि भरपूर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। भरपूर प्रैक्टिस करिए और व्याख्या पढ़िए, तो सबसे बड़ा ट्रिक यही है। अब हम लोग चलते हैं, तो सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं हमारा पेन फ्री रीजनिंग ट्रिक्स का एक बैच है, ये कोर्स है जो रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव वीडियो नहीं है, स्पष्ट रूप से देख लीजिए। तो अगर आप रीजनिंग, पेन फ्री रीजनिंग सीखना चाहते हैं, संपूर्ण रीजनिंग को सीखना चाहते हैं, रीजनिंग में आपको कोई प्रश्न गलत ना हो, इस तरीके से रीजनिंग को विस्तार से स्टेप बाय स्टेप वैज्ञानिक स्टेप के माध्यम से सीखना चाहते हैं और पीडीएफ भी इसके साथ आपको सारे के सारे मिलेंगे, तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेरा प्रमोशन। अब चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहां पे कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। तो बात सही है, इसलिए दिमाग में बैठाना आसान है। जो भी कथन कहे उसको दिमाग में बैठा लेना चाहिए। तो दिमाग में बैठाना आसान है क्योंकि सामान्य सी बात है, उद्योग तो प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते ही है। ठीक है, तो अब निष्कर्ष क्या कह रहा है? सभी प्राकृतिक संसाधन उद्योगों द्वारा नष्ट किए जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ही प्रश्न आए तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोज रोक दिया करिए और थोड़ा सा 1 मिनट लीजिए और खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। आपको लगे कि पहला सही दूसरा सही जो भी लगे, उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो आप इस वीडियो का पूरा लाभ ले पाएंगे। आप एक तरह से मॉक टेस्ट के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अब मैं रुकूंगा उतने देर 2 मिनट ऐसे करके, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसका कोई लाभ भी नहीं है। तो अब देखिए यहां पे इस निष्कर्ष में क्या दिक्कत है, जैसे मैं उदाहरण देके समझाता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जैसे कहा जाए कि मेरी कोचिंग संस्थान में आपका मतलब जो वीडियो आप मेरा देख रहे हैं, मेरी कोचिंग संस्थान में आप आते हैं रोज, ठीक? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मेरी कोचिंग में गंदगी करते हैं, यानी गंदगी करते हैं, यानी चॉकलेट का रैपर फेंक देते हैं, पेज फेंक देते हैं, समाप्त हुआ, पेन रिफिल हुआ, पेन फेंक देते हैं, तो गंदगी आप करते हैं। तो क्या मेरे कथन का यह मतलब हुआ कि मेरी कोचिंग में सभी गंदगी आप ही करते हैं, अन्य छात्र गंदगी नहीं करते हैं? तो गलत है। तो इसमें लिखा है उद्योग, इसमें बस लिखा है उद्योग जो है प्राकृतिक संसाधनों का नष्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सभी प्राकृतिक संसाधनों को उद्योग द्वारा ही नष्ट किया जाता है। और भी तो लोग हैं जो प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं, यानी डॉक्टर भी करते होंगे, कुछ ना कुछ इंजीनियर भी करते होंगे, सामान्य जनता तो बहुत भर भर के करती होगी। यानी कि इसमें बोला है ठीक कि उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी प्राकृतिक संसाधनों को उद्योग नष्ट करते हैं।
तो वैसे भी गलत लग रहा है ये निष्कर्ष सीधे सीधे, तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा, उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं। इसमें कहा उद्योग प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं, ये नहीं कहा कि केवल उद्योग ही प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करते हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उद्योग नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं। हम लोग हैं ना पर्यावरण प्रदूषण करने के लिए, उद्योग की क्या जरूरत है। तो ये भी गलत होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट उद्योग को ही सारा जिम्मेदारी दे दिया गया, उद्योग को प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट करने का, जबकि इसमें ऐसा नहीं कहा गया है। तो दोनों ही तर्क यहाँ पे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। दोनों में से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। देखिए निष्कर्ष सी सही, न तो निष्कर्ष 1 न तो निष्कर्ष 2 ही निकलता है। तो ये जो विकल्प है बदलता रहेगा, जो सी में लिखा कभी ए में लिख देगा, कभी बी में, कभी डी में लिख देगा, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न देखिए और वीडियो रोक के खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। दालों की कीमतों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। सचमुच में हुई थी। दालों की कीमतों में, अरहर के दालों की कीमतों में या दालों की कीमतों में वृद्धि हुई है, मान लेते वृद्धि हुई है, ठीक। तो अब निष्कर्ष इस कथन से क्या निचोड़ा जा सकता है, इसी में से निचोड़ना है। थोड़ा बहुत आसपास का चल जाएगा, बहुत दूर का नहीं चलेगा। लोग दालें नहीं खरीद सकते। लोग का मतलब क्या, लोग का मतलब लोग, टमाटर के भी दाम अगर कह दिया टमाटर की कीमतों में बहुत वृद्धि हुई है, तो क्या यह कह सकते हैं कि लोग टमाटर नहीं खरीद सकते। जो लोग टमाटर या दाल नहीं खरीद सकते, मैंने देखा है कि वो लोग जमीन लिखवा ले रहे हैं। 2 बीघा है, 1 बीघा है, 2 बिस्सा, 4 बिस्सा, तो क्या 4 बिस्सा जमीन लिखवा ले रहे हैं, लेकिन वो टमाटर 100 रुपया किलो या 200 या 400 रुपया किलो या दाल 500 रुपया किलो या 300 रुपया किलो नहीं खरीद सकते। खरीद सकते हैं, लेकिन वो पैसा बचाने के लिए उतना जरूर नहीं समझ रहे हैं, तो कम खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। लेकिन ये कह देना कि वृद्धि हुई तो लोग दाल नहीं खरीद सकते, खरीद सकते हैं, नहीं खरीद रहे हैं। तो ये कहना कि खरीद ही नहीं सकते हैं, ये बात गलत है। खरीद सकते हैं, भले नहीं खरीद रहे हैं। दूसरा, या जैसे पेट्रोल का दाम कितना से कितना बढ़ गया, तो क्या लोग नहीं खरीद रहे हैं। दवाओं का दाम कितना बढ़ गया, लेकिन क्या लोग नहीं खरीद रहे हैं, खरीद रहे हैं। दालें एक दुर्लभ मतलब बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाली वस्तु, कठिनाई से दिखाई देने वाली वस्तु, जल्दी दिखाई नहीं दे रही है, जल्दी प्राप्त नहीं हो पा रही, किसी को कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो दालों की कीमतें बढ़ी हैं। ऐसा नहीं कि दाल दिखाई नहीं दे रहा, हर दुकानदार के पास दाल है, आराम से मिल जाएगा। जरूरी है 1 किलो खरीदना, 1 पाव आप खरीद लीजिए, आराम से मिल सकता है। तो ये भी बात गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कीमतें बढ़ी हैं, ये कह रहा है दुर्लभ है। दुर्लभ थोड़ी ना है, मिल रहा है, आसानी से मिल रहा है। तो दोनों ही तर्क यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कमजोर। इसलिए हमारा आंसर हो जाता है कौन सा विकल्प, आंसर हो गया डी। अब देखिए इसमें डी में, पिछले में सी में था, इसमें डी में 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। यहां पर मैं केवल कथन और निष्कर्ष ले रहा हूं ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे, क्योंकि अगर सारा कुछ ले लूंगा तो देखिए इतना ही छोटा सा दिखाई देता है। परीक्षा में दोनों एक साथ आपको मिलेगा। वीडियो रोक दीजिए, खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भारत के गौरवमय अतीत का सर्वोत्तम उदाहरण पश्चिम में आयुर्वेदिक औषधियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता है। तो मोटा मोटी इसका सामान्यीकरण किया जाए, नॉर्मलाइजेशन किया जाए बड़े वाक्य का, तो इतना ही कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयां जो है पश्चिम देशों में चल रही हैं, खूब धुआंधार चल रही हैं, डिमांड है। या मैंने अतः इसलिए ट्रिक बताया था, उसका मतलब यह है कि इसको बोलने के बाद पश्चिमी आयुर्वेदिक औषधियां लोकप्रियता बढ़ रही है, इसलिए आयुर्वेदिक औषधियां भारत में लोकप्रिय नहीं है, गलत है। इसलिए अतः ट्रिक लगा के देख सकते हैं कि बात सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। पश्चिमी आयुर्वेदिक दवाइयां लोकप्रिय है, अतः आयुर्वेदिक औषधियां भारत में लोकप्रिय नहीं है, गलत है। कोई चीज अगर हम बस इतना ही कहा है कि पश्चिम में लोकप्रिय है, ये नहीं बोला कि भारत में लोकप्रिय है या नहीं, हो सकता कि नहीं ही हो, बात सही हो नहीं हो, लेकिन इसके बारे में कथन में तो जानकारी नहीं है। कथन में तो यही कहा है कि भारत की जो औषधियां हैं पश्चिम में लोकप्रिय है। अब भारत में है कि नहीं है, तो नहीं है कि है के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया, तो हम अपने मन से हाँ भी बोल देंगे तो भी गलत, ना भी बोल देंगे तो भी गलत, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये नहीं कि नहीं कह रहा इसलिए गलत है, हाँ भी कहेगा तो भी गलत होगा, क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी नहीं दी गई है। भारत में एलोपैथिक औषधियां लोकप्रिय नहीं है, वैसे तो लोकप्रिय हैं, लोकप्रिय नहीं भी हैं, तो कुल मिला के एलोपैथिक दवाइयों के बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो कथन से निचोड़ना है, न कि अपने मन से। तो आंसर हो गया कौन सा, तो दोनों ही गलत हो गया।
अभी तक तीनों प्रश्नों का हमारा आंसर दोनों ही गलत हुआ है। देखिए इसमें भी डी में लिखा है न तो एक न तो एक निकलता है और न ही दो, यहां पे दो लिखा है। अगला प्रश्न देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे वीडियो को रोक दीजिए, आप खुद से उत्तर दीजिए, 1 मिनट से ज्यादा समय न लीजिए। कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता, बिल्कुल आसान सी बात है। जो आसान सी बात है उसका निष्कर्ष भी निकालना थोड़ा आसान लगेगा। जो बात ही नहीं समझ में आएगी उसका उत्तर हम लोग कैसे देंगे। तो कुछ चीजें धन नहीं खरीद सकता, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे धन के पैसे से नहीं खरीद सकते। क्या क्या चीज? तो शिष्टाचार पैसे से नहीं खरीद सकते, नैतिकता, वही दोनों एक चीज हो गया, शिष्टाचार और नैतिकता नहीं खरीद सकते, और बुद्धि भी पैसे से आप नहीं खरीद सकते। ठीक बात है। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा? धन सब चीजें खरीद सकता है। ये तो ठीक इसका क्या हो गया? उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो कथन में कही गई बात का जब उल्टा कोई बात कर देगा तब तो सीधे सीधे सारे विद्यार्थी समझ जाएंगे कि ये निष्कर्ष बिल्कुल गलत है, वाहियात है। दूसरा, धन कुछ चीजें खरीद सकता है। अब इसमें थोड़ा सा संशय हो सकता है। ये कह रहा है कि धन कुछ चीजें नहीं खरीद सकता, यानी ये कहना चाह रहा है धन कुछ ही चीजें ऐसा है जो नहीं खरीद सकता है, यानी अधिकांश चीजें धन खरीद सकता है। तो जब अधिकांश चीजें खरीद सकता है यानी कि धन कुछ चीजें खरीद सकता है, बिल्कुल सही है। जब धन कुछ चीजें नहीं खरीद सकता यानी कि धन कुछ चीजें खरीद सकता है, आराम से निष्कर्ष निकल जा रहा है। ये नहीं केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अगला प्रश्न देखिए, वीडियो रोकिए, प्रश्न का उत्तर दीजिए, सही आंसर तक पहुंचिए। अगर आपका प्रश्न गलत भी हो रहा है तो बिना घबराए वीडियो को आगे देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन सी बात है कि आंसर आपके गलत हो रहे होंगे, सबके गलत होते हैं। मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी देखता हूं तो शुरू में ही अगर 100 लोग हैं तो उसमें 50-60 लोगों के प्रश्न गलत होते हैं, 40 लोगों के ही सही होते हैं। लेकिन धीरे धीरे उन्हीं छात्रों के प्रश्न बाद में भविष्य में सही होने लगते हैं। सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। वैसे तो कथन गलत है, आपको भी लग रहा होगा सभी धनी व्यक्तियों को में कुछ धनी व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें तमाम प्रकार के रोग हैं या अपने बिजनेस को लेकर उनको चिंताएं हैं जिसके चलते वो सुखी नहीं रहते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सभी धनी व्यक्ति खुश हों। आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वैसे किसी को नहीं लगता होगा कि सभी धनी व्यक्ति जीवन में खुश रहते हैं। लेकिन मैंने बताया था कथन में कुछ भी गलत लिखे तो भी उसको आपको सही मानकर ही निष्कर्ष तक पहुंचना है। यानी ये गलत लिखा फिर भी आप ये मान लीजिए कि सभी धनी व्यक्ति क्या होते हैं, जीवन में खुश रहते हैं, सामान्यतः तो खुश ही रहते हैं, तो इसको सही मानना है। भले ही आपको गलत लग रहा हो अपनी विचारधारा के हिसाब से, तो सही मान के आगे बढ़िए। ठीक है, धन और खुशी का सीधा संबंध है। देखिए मैंने शुरू में ट्रिक में बताया था कि अगर ऊपर 2 शब्द लिखा है जैसे कथन में धनी और खुश, तो निष्कर्ष में अगर ये लिखा है कि धन और सुख का आपस में संबंध है तो ये जरूर क्या होगा, सही होगा। तो ये सही हो गया। धन से जीवन में खुशी आती, बिल्कुल सही, कह ही रहा है धन व्यक्ति को जीवन में खुश करता है, यानी कि धन से जीवन में खुशी आती। दोनों ही निष्कर्ष क्या हो गए, सीधे सीधे आराम से बिना किसी गलती के सही हो गया। इसमें देखिए सी में लिखा निष्कर्ष 1 और 2 दोनों लागू हैं, यानी कि सही है। अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, जेड ए से कहता है, जेड नाम का व्यक्ति बोलने वाला है, क्या बोल रहा है ए से, कि जब लोग अपराध देखते हैं तो लोग बोलने से डरते हैं। आपने हाल फिलहाल में कई अपराध देखे होंगे जिसमें अपराध को होते हुए लोग देख रहे हैं, लेकिन मर्डर होते हुए देख रहे हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि वो अपने सेफ्टी के लिए थोड़ा सा सचेत होते हैं। वो किसी के लफड़े में इसलिए नहीं पड़ना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है उनके ऊपर भी कोई विपदा आ जाए। तो जेड ए से कहता है जब लोग अपराध देखते हैं तो लोग बोलने से डरते हैं। तो निष्कर्ष इससे क्या निकलेगा, जेड एक पत्रकार है, तो क्या पत्रकार को ही ऐसी बात करने की इजाजत है कि लोग ये सब, कोई पत्रकार भी बोल सकता है, डॉक्टर भी बोल सकता है, इंजीनियर भी बोल सकता है, नेता भी बोल सकता है, छात्र भी बोल सकता है, कोई आम जनता बोल सकती है, तो इसलिए सरासर गलत है। इसमें ऐसा कुछ जिक्र ही नहीं कि कौन किससे बोल रहा है। जेड क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर, कुछ पता नहीं है। ए जेड का मित्र है, तो क्या जरूरी है कि मित्र से ही ऐसी बातें की जाती है। एक आम व्यक्ति भी रोड चल रहा है, कोई दिख गया बगल में, उससे भी बात हो जाती है। ट्रेन में कोई व्यक्ति मिल गया, उससे बात हो जाती है। कोई नेता है, किसी से बात कर लेगा, यानी कोई किसी से बोल सकता है। तो ए जेड का मित्र है, ये भी क्लियर नहीं है। दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत है। आपको भी लग रहा होगा, हमें भी लग रहा है। निष्कर्ष भी कर रहा है, उत्तर भी बोल रहा है, न तो एक और न ही 2 निष्कर्ष पालन करता है। कथन में है, एक शिक्षक ने एक अभिभावक से कहा, क्या कहा,
गार्जियन से क्या कहा, इस बच्चे को उसके बुरे व्यवहार के लिए काउंसलिंग, बच्चे को देखिए इसको सामान्यीकृत करने के लिए जो मैं बात कर रहा था, बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है। बस इसका साधारण सा इसका सारांश क्या निकला, इसका नॉर्मलाइजेशन क्या निकला, इसका नॉर्मलाइजेशन बस इतना ही निकला कि इस बच्चे को व्यवहार में सुधार के लिए काउंसलिंग की जरूरत है। तो व्यवहार जो शब्द है इसको तो अपने बुरे व्यवहार को अपने मन में रख लीजिए, यानी कुल मिला के बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है। अब मन में रखिए कि बुरे व्यवहार के लिए, बच्चे को बुरे व्यवहार के लिए काउंसलिंग की जरूरत है। अब बोलिए बस इतना एक बच्चे को काउंसलिंग की जरूरत है, इतना में आपका काम बन जाएगा। इसलिए चाहे अतः व्यवहार संबंधी समस्याओं को ठीक करने के तरीकों में से एक काउंसलिंग है। अब देखिए मैंने एक ट्रिक बताया था कि जिस निष्कर्ष में नपे तुले शब्दों का, संभल के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो वो निष्कर्ष सामान्यतः सही हो। देखिए कितने नपे तुले शब्दों में बोल रहा है, व्यवहार यहां से लिया, व्यवहार संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए तरीकों में से एक, ये नहीं करा केवल यही एक तरीका है कह देगा तो गलत, 100% वाली बात हो जाएगी, कठोर बात हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने ट्रिक में बताया था, में से एक यानी कि बहुत तरीके हैं, उनमें से सिर्फ एक ये है काउंसलिंग है। तो ये तर्क क्या हो गया, सही हो गया कि नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल किया गया संभल के। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, व्यवहार को सही करने का एकमात्र, ये 100% वाली बात मैंने बताया था कि सामान्यतः क्या होता है, वो गलत होता है निष्कर्ष, कठोर शब्द का इस्तेमाल कर दिया है। सही करने का एकमात्र तरीका काउंसलिंग लेना है, और भी तरीके हो सकते थे। तो इसलिए ये वाला तर्क क्या हो जाएगा, गलत, ये वाला सही, यानी केवल पहला निष्कर्ष हो जाएगा सही, आंसर हो जाएगा। फिर सी में निष्कर्ष एक सही है। तो ये कभी कभी ए में भी हो सकता है विकल्प में। अब देखिए यहां पे कह रहा है श्री विनीत, यानी विनीत नाम के व्यक्ति प्रतिष्ठित डिम्ड विश्वविद्यालय, यानी विश्वविद्यालय एक्स के डीन के पद के लिए लघु सूचीबद्ध है। यानी बस इसका अगर हम लोग सामान्यीकृत किया जाए या कहा जाए कि नॉर्मलाइजेशन किया जाए तो श्री विनीत जो है लघु सूचीबद्ध किए गए हैं डीन के लिए। विनीत सूचीबद्ध किए गए, लघु सूचीबद्ध यानी सूची में उनका लिस्ट में नाम है, 1 2 3 4 जितने भी नाम है। उम्मीदवारों में से एक है, कई उम्मीदवार हैं, उनमें से एक लिखा है विनीत, एक ही नाम है जिसमें लिखा है विनीत, कई नाम सूचीबद्ध है। अब इनमें से किसी एक को डीन बनाया जाएगा। तो निष्कर्ष एक में कह रहा है श्री विनीत को प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय एक्स के डीन के रूप में चुना जाएगा। तो कंफर्म तो नहीं है यहाँ पे चुना जाएगा कि क्या किया जाएगा, फिलहाल तो शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, इनमें से किसी एक को हो सकता ना चुना जाए। श्री विनीत को प्रतिष्ठित डीम्ड विश्वविद्यालय के एक्स के डीन के रूप में नहीं चुना जाएगा। एक कह रहा है चुना जाएगा, एक कह रहा है नहीं चुना जाएगा। तो दोनों में से तो एक बात हो ही सकती है, और दोनों कहा जाए तो अपने अपने जगह पे गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेकिन एक विकल्प ऐसा रहता है जिसमें लिखा रहता है कभी कभी या तो निष्कर्ष एक अथवा निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, तो यही वाला निष्कर्ष सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से तो एक होगा ही, शॉर्ट लिस्टेड है। तो या तो आप भी परीक्षा दे रहे हैं, या तो सफल होंगे या तो असफल होंगे। कोई व्यक्ति कह दे सफल तो हो सकता है गलत हो जाए, कोई कहता है असफल तो हो सकता है वो गलत हो जाए। अगर एक व्यक्ति कह देता है या तो सफल होगा या असफल होगा, तब तो उसकी बात हमेशा ही 100% सही हो जाएगी। तो यही यहां पर हुआ है। अतिथि ने रसोइये की सराहना करते हुए, प्रशंसा करते हुए कहा यह केक स्वादिष्ट है। यह केक कैसा है, स्वादिष्ट है। तो निष्कर्ष है अतिथि को केक पसंद आया, ठीक है, पसंद आया तभी ये कहा कि केक स्वादिष्ट है, ठीक। कुक ने स्वादिष्ट केक बनाया था, तो बनाया था तभी तो ये कह रहा कि हमको केक पसंद है, ये केक स्वादिष्ट है। दोनों ही तरह निष्कर्ष यहां पर निकलते हैं, इस पर ज्यादा देर हम लोग नहीं लगाएंगे, आंसर हो गया डी। अगली कथन है रवि की अपनी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। रवि की कोई कंपनी है जिसमें 100 लोग काम करते हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा। रवि एक उद्यमी है, सही बात है, जब ज्यादा लोगों को जोड़ के कोई काम किया जाता है, यानी रवि क्या एक उद्योगपति है, उद्यमी है। रवि एक अच्छा व्यक्ति है ये नहीं जाना जा सकता है, अपने व्यापार में वो कैसा है इसके बारे में कहाँ जिक्र है। हाँ 100 लोग इसकी कंपनी में काम करें तो जरूर उद्यमी उसको कहा जा सकता है, लेकिन कैसा व्यक्ति है ये कहाँ हम लोग जानते हैं कि दुष्ट है कि अच्छा है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, हमारा आंसर हो जाता है डी, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अब देखिए लिखा सभी विद्यार्थी पास करते हैं, पास मतलब सफल करते हैं, सफल होते हैं। सभी विद्यार्थी पास करते हैं,
पास करते हैं का मतलब सफल हो जाते हैं, जो भी सेंस रखिए। तो यहां पर कह रहा सभी छात्राएं पास करती हैं, यहां पर कह रहा कुछ लड़के पास करते हैं, कुछ लड़कियां पास करते हैं, कुछ लड़की। अब ये सोच रहे हैं कि विद्यार्थी में कौन सा आएगा, तो लड़के विद्यार्थी में नहीं आएंगे, लड़के तो एक सामान्य लड़का हो गया, लड़कियां एक सामान्य लड़कियां, लड़की एक सामान्य लड़की, लेकिन छात्र और प्लस छात्राएं, छात्र और छात्राएं दोनों ही शामिल होती हैं विद्यार्थी में। विद्यार्थी कह दिए, इसका मतलब छात्र और छात्राएं दोनों शामिल है। सभी विद्यार्थी पास करते हैं, मतलब सभी छात्र छात्राएं पास करती हैं, इसलिए सभी छात्राएं पास करती हैं। निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए इसमें 4 निष्कर्ष दे दिया है विकल्प के रूप में, तो पहला वाला निष्कर्ष क्या हो गया है, सही हो गया है। और सही हो गया है तो वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।